नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। परसों मेरे पास एक फ़ोन आया मेरे एक फ्रेंड का और वो बहुत ही परेशान लग रहे थे क्योंकि उन्होंने जो एक एग्रीमेंट टू सेल में एंटर किया था, वो परचेज़ करना चाहते थे एक जगह को, लेकिन वो टर्म्स पूरा नहीं कर पाए। तो जो एडवांस पैसा उन्होंने दिया था, उसको उसको लेकर सेलर ने ये कहा कि वो आपका पूरा एडवांस अमाउंट फ़ॉरफ़ीट हो गया है। तो आप सभी कभी न कभी ऐसी सिचुएशन को फ़ेस किया है, ऐसे चीज़ों का इस समस्या को अपने जानने वालों के बीच भी देखा है। तो आप जस्ट टेल मी कि क्या होता है नॉर्मली जब बायर टर्मिनेट कर देता है एग्रीमेंट टू सेल को? और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो एग्रीमेंट बनता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल का, उसमें ये कंडीशन होता है कि अगर बायर फेल करता है अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने में, तो उसके एडवांस को फॉरफिट किया जाएगा, और अगर सेलर फुलफिल करने में फेल करता है तो वो एडवांस का डबल अमाउंट देगा। और ये सिचुएशन ज़्यादा पेनफुल हो जाता है इस तरह का जब बायर एक फ्लैट बायर हो और उसने किसी बड़ी कंपनी के जो बिल्डर्स होते हैं उनसे फ्लैट खरीदने के लिए एग्रीमेंट में इंटर किया हो। जैसा कि हमने देखा इस केस में कि जो एक एक केस में गोदरेज कंपनी जो बिल्डर्स है और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, गुड़गाँव में एक प्रोजेक्ट में उसने जो अपने एग्रीमेंट में बायर्स एग्रीमेंट में ये कंडीशन डाल दिया कि अगर बायर कभी भी टर्मिनेट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके सारे एडवांस को फोरफिट कर लिया जाएगा। अब क्या कितना पेनफुल था ये सारा इस तरह के का ट्रीटमेंट एक बायर को देना, बायर के लिए। इसको हम समझते हैं अनिल कार्लेकर के एक केस से, जो 10 जनवरी 2014 को एक फ्लैट बुक करते हैं एक अपार्टमेंट में, जो विद गोदरेज बना रहा था गुड़गांव में। 20 जून 2014 को एक अलॉटमेंट लेटर देता है, बाद में उसके बायर एग्रीमेंट साइन होता है। 2017 में जब वो पोजीशन के लिए ऑफ़र करता है गोदरेज, तो अनिल कार्लेकर की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो वेंड करे, तो वो कैंसिल कर देता है, अपने रिक्वेस्ट करता है कि मेरे अलॉटमेंट को कैंसिल किया जाए और मेरे जो पैसे हैं 51,12,000 रुपये जो उसने दिए हुए हैं वो उसको वापस किया जाए। और साथ में वो ये भी डिमांड करता है कि उस पे इंटरेस्ट भी दिया जाए। और जब वो बिल्डर उसके डिमांड को नहीं मानता है, तो वो एनसीडीआरसी जाते हैं, नेशनल कमीशन कंज्यूमर कमीशन जाते हैं, और वहाँ पे वो कंज्यूमर कमीशन ये ऑर्डर करता है कि उसके उसके पैसे लौटाए जाएँ 10% ऑफ बेसिक सेल प्राइस को डिडक्ट करके। चूँकि जो स्टैंड लिया था गोदरेज ने, उसका ये कहना था कि जो 20% ऑफ बेसिक सेल प्राइस है, उसको डिडक्ट करने के बाद केवल 4,22,000 रुपया ही बनता है जो रिफंड होना है। तो वो एनसीडीआरसी ने कहा नहीं, आप 20% नहीं बल्कि केवल 10% डिडक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जितने पीरियड आपने यूज़ किया है उसको 6% के इंटरेस्ट से आप उसको लौटाइए। मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो ये बताऊं कि इस केस का नाम है गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड वर्सेस अनिल कार्लेकर। हम इसके पहले कि आगे जाकर देखें इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, क्या नेशनल कमीशन के ऑर्डर को सस्टेन किया या इसको सेटिसाइड किया, पहले ये समझते हैं कि जो कंज्यूमर लॉ है उसमें दो चीज़ें हैं, दो वर्ड हैं जो जिसकी डिफिनीशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और दूसरा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। चूँकि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को नॉर्मली कोर्ट ट्रीट करती है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, और या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रूप में। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का डिफिनीशन सेक्शन 2 सबसेक्शन आर 1 आर में दिया हुआ है, जो ये कहता है कि कोई भी ऐसा मेथड जो अडॉप्ट किया गया हो, जो अपने में अनफेयर हो या डिसेप्टिव हो, उस तरह के केसेस को हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहेंगे। और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये कहा गया है कि जहाँ भी ऐसे टर्म्स डाले गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो सीरियसली डिसएडवांटेज हैं कंज्यूमर के, और जैसे एक्सेसिव सिक्योरिटी की डिमांड की गई है, या कोई ऐसा पेनाल्टी इम्पोज कर दिया गया है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ है,
तो इन सब को अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जिस जजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, उसको जस्टिस बी आर गवई ने 3 फरवरी 2025 को लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो 2 जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के ही थे उस पर रिलाई किया। इसमें आयरो ग्रेस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अभिषेक है, अभिषेक खन्ना का है, जो 2021 का जजमेंट है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट है और जिसको बड़ा डिटेल वे में रिलाई किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस गोविंदन राघवन, ये 2019 का जजमेंट है। और इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली ये कहा कि 20% ऑफ बेसिक सेल प्राइस डिडक्ट करना ये बिल्कुल ही अनफेयर है और वन साइडेड है, इसलिए इसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ही एक और भी चीज़ पे रिलाई किया कि जो रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है, उसमें हरियाणा रियल इस्टेट अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो प्रोविज़न है रेगुलेशंस का, उसमें स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड किया गया है कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 10% ऑफ बेसिक सेल प्राइस ही होगा, जो कि अगर 10% अर्नेस्ट मनी है तो केवल अर्नेस्ट मनी ही फॉरफिट किया जा सकता है। मीन्स कि किसी भी सूरत में 10% ऑफ बेस सेल प्राइस से ज़्यादा को फॉरफिट नहीं किया जा सकता। तो एनसीडीआरसी ने इन चीज़ों को ही कंसिडर किया और जिसमें ये कहा कि 10% ऑफ बेसिक सेल प्राइस फॉरफिट हो तो करके बचे हुए पैसे को लौटाइए 6% इंटरेस्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट पे रिलाई किया इस केस में, सतीश बत्रा वर्सेस सुधीर रवल का है, जिसमें उसने कुछ लॉ सेटल किए हैं फॉरफीचर को लेकर। तो उसमें सबसे पहले तो ये कहा कि किसी भी फॉरफीचर होने के लिए वो अर्नेस्ट मनी होना चाहिए और वो केवल अर्नेस्ट मनी को ही फॉरफिट कर सकता है। और अर्नेस्ट मनी वो होगा जो जब एग्रीमेंट में इंटर करता है उस समय जो पेमेंट किया जाता है, और वो एक तरह से एक सिक्योरिटी के तौर पे होता है कि ये जो पैसा है वो सिक्योरिटी के तौर पे है बायर की तरफ से, कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है तो ये पैसा फॉरफिट होगा। लेकिन अगर इसमें फॉरफीचर क्लाउज है तो सिमिलरली एक रेसिप्रोकेटिंग लायबिलिटी या कंडीशन सेलर के तरफ से भी होना चाहिए, ताकि वो जो एग्रीमेंट है वो बैलेंस दिखे, वन साइडेड ना हो। अगर कोई पार्ट पेमेंट किया गया है किसी एग्रीमेंट में और वो अर्नेस्ट मनी का हिस्सा नहीं है तो वो फॉरफीचर क्लाउज से अफेक्टेड नहीं होगा, उसको फॉरफिट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अर्नेस्ट जो दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एक बाइंड करने के लिए दिया जाता है और जो परचेज प्राइस का एक हिस्सा होता है, लेकिन उसका पर्पस ये होता है कि अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो दूसरे पार्टी को कंपनसेट करने के लिए वो फॉरफिट किया जा सकता है। लेकिन ये फॉरफिट फिर मैं कह रहा हूँ तभी एप्लीकेबल होता है जबकि सिमिलरली एक रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन डेवलपर पे या बायर पे भी हो जो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे हो। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि बायर जब बिल्डर होता है, बिल्डर अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये कर देता है कि अगर डिले होगा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में तो वो 5% ₹5 पर स्क्वायर फीट के पर मंथ के रेट से पेमेंट करेगा, जो कि बड़ा सुपरफिशियल होता है। जबकि वही डिले पेमेंट के केस में अगर वो बायर से पार्ट में डिले होता है पेमेंट करने में तो उस पे वो 18% और 24% का वो इंटरेस्ट लगाते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी फॉरफीचर को लेकर अगर बिल्डर क्लेम कर रहा है तो वो उस जिस एग्रीमेंट के तहत क्लेम कर रहा है उसमें वैसा ही एक प्रोविज़न उस पे भी होना चाहिए कि अगर उसके पार्ट में जो ऑब्लिगेशन फेल्योर होता है तो वो उसको कंपनसेट करेगा बायर को। जैसे कि नॉर्मली अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो हमने देखा है कि अगर बायर फेल होता है तो उसका जो अर्नेस्ट मनी फॉरफिट होता है। अगर सेलर फेल होता है तो उसको लौटाना होता है अर्नेस्ट मनी का डबल अमाउंट, और इस वजह से वो बाइंडिंग होता है। लेकिन नॉर्मली बिल्डर के केस में देखा गया है कि जो एग्रीमेंट होता है वो वन साइडेड होता है और जो बायर को एक डॉटेड लाइन में साइन करना होता है। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने
अपने पायोनियर वाले जजमेंट में कहा कि जहाँ भी अगर एग्रीमेंट वन साइडेड है तो ये सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है और इसलिए वो उस तरह के एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और फीचर की बात करते हैं और फीचर के क्लेम की बात करते हैं तो सेक्शन 74 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिक्चर में आता है, जिसके अपने बाइंडिंग है कि अगर कोई पीनल प्रोविज़न की तरह अगर ये फॉर फीचर है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर अगर फॉर फीचर अमाउंट रीज़नेबल है तो ये 74 सेक्शन 74 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नहीं आएगा। अगर अनरीज़नेबल है तो उसको फॉरफीचर पेनल्टी के तौर में कन्वर्ट होता है, जो कि फिर वहाँ पे सेक्शन 74 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उससे ही गाइडेड हो सकता है। उसमें जो भी लॉस है वो आपको प्लीड करना होगा और उसके बाद उस पर एविडेंस प्रूव करना होगा, तभी जाकर आप कोई लॉस को रिकवर करने के लिए इंटाइटल हैं, अगर वो रीज़नेबल अमाउंट नहीं है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एनसीडीआरसी ने ऑर्डर पास किया है जिसमें 10% ऑफ बेसिक सेल प्राइस को फोरफीट करने को अलाउ किया है और बचे हुए पैसे लौटाने की बात की है। हाँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कह दी कि भाई जो पैसा बायर ने नहीं दिया टाइम पे वो अपने पास रखा हो सकता है, उस पैसे को अपने तरीके से यूज़ किया या कम पैसे में जो प्रॉपर्टी मिल रही थी उसको खरीद के या उसमें इन्वेस्ट किया। तो इसलिए जो इंटरेस्ट अलाउ किया था 6% एनसीडीआरसी ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं अलाउ किया। अगर आपके भी कोई सवाल हैं जो इस तरह के फॉर फीचर से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे खुशी होगी वो डिस्कस करके। थैंक यू वेरी मच। और अपने अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।